समाजशास्त्र के समझते छात्रों का आज के लेक्चर में स्वागत है। मैं डॉक्टर सनी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएम डिग्री कॉलेज मुरादाबाद में पोस्टेड हूँ। आज हम लोग एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी यानी कि पर्यावरणीय समाजशास्त्र की ब्लॉक 1 की यूनिट 3 जिसमें विषय की मुख्य अवधारणा के बारे में जानेंगे और उसी के साथ ब्लॉक 2 की यूनिट 4 जिसमें सामाजिक पारिस्थितिकी विज्ञान है, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, मुख्य मुद्दा यहाँ पर क्या है, बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको यहाँ दोनों ही यूनिट में क्या विस्तार किया गया उसको समझा देता हूँ। देखिए, मुख्य मुद्दा यहाँ पर क्या है, ये कि पर्यावरणीय समाजशास्त्र यानी कि समाज शास्त्र और पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास का जो भी प्राकृतिक आवरण है, जो भी नेचुरल चीजें हमारे आसपास उपलब्ध हैं, जैसे कि भूमि, वायु, आप कुछ भी प्राकृतिक है, पेड़, नदियां, ये सब जो कुछ ये सब प्राकृतिक है। मनुष्य का किस तरीके से तारतम्य इनके साथ बैठता है, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे मनुष्य इनसे प्रभावित होता है और इनको प्रभावित करता है। इसलिए समाजशास्त्र ने भी ये महसूस किया कि क्योंकि समाजशास्त्र एक बड़ा ही समाज के लिए बड़ा ही जिम्मेदार एक सब्जेक्ट, एक विषय माना जाता है, तो ये समाजशास्त्र की भी नैतिक जिम्मेदारी थी कि पर्यावरण के बारे में भी वो जाने और लोगों को उससे अवगत कराए और पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण का ज्ञान, इन सब चीजों के बारे में वो जानना इसके लिए अत्यधिक आवश्यक हो जाता था। अगर देखा जाए तो पर्यावरणीय समाजशास्त्र विषय को के विकास को कालखंडों में बांटा गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक कोई भी विषय होता है या किसी भी अगर हम तथ्य की बात करें तो उसका एक कालखंड होता है, वो एक निश्चित अवस्थाओं से गुजरता है। इसी प्रकार से पर्यावरणीय समाजशास्त्र भी निश्चित अवस्थाओं से गुजरा है। इन इन कौन-कौन सी अवस्थाओं से गुजरा है, इनका अध्ययन, इनके बारे में हम संक्षिप्त में अपनी यूनिट 3 जिसे हमें डिस्कस करना हो, यूनिट 4 में जानने का प्रयास करेंगे। यूनिट 3 की जो मुख्य अवधारणा है वो विषय से संबंधित है, यानी कि जैसे कि इसके क्या उद्देश्य होंगे, अगर आप देखा जाए तो इसके उद्देश्य क्या है। फिर उसके बाद इसमें परिचय देखा जाएगा, इसका क्या विषय का क्या परिचय है, मुख्य कंसेप्ट कौन से हैं, नव मानव पारिस्थितिकी क्या होता है, या पर्यावरण से संबंधित आचार व्यवहार और पद्धति क्या होती है, पर्यावरणवाद क्या होता है, पर्यावरण आंदोलन कौन कौन से हैं, पारिस्थितिकी न्याय क्या, यानी कि हमारा जो न्याय है पारिस्थितिकी एनवायरनमेंट के प्रति वो क्या है, और पर्यावरणीय कौन सी खतरे हैं, कौन सी आपदाएं हैं। फिर उसके बाद पारिस्थितिकी सम्मिश्रण क्या होता है, पर्यावरण उपापचय मेटाबॉलिज्म, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इसको हम भी डिस्कस करेंगे। वैश्विक पर्यावरण में क्या परिवर्तन आ रहा है, पर्यावरण समाजशास्त्र के लिए क्या क्या चुनौती है, पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास की भी बात करेंगे। इसके बाद निष्कर्ष और संदर्भ सूची आप लोगों के लिए रहेगी। तो और इसके बाद क्या होगा, जब आप इसे पढ़ लेंगे, आप इस लेक्चर को सुन लेंगे, तो इस आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि पर्यावरण समाजशास्त्र की मुख्य अवधारणा को पहचानना, उसे समझना और इसके अध्ययन क्षेत्र में कौन-कौन से परिवर्तन आए हैं, उनको भी समझना है। इसके साथ ही साथ आप मुख्य अवधारणा के अर्थ, उनकी विशेषताएँ और आलोचनाओं को भी समझ पाएँगे। और परिचय में अगर कहा जाए तो इसमें पर्यावरण समाजशास्त्र के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले जितने भी कांसेप्ट हैं और उस विषय से संबंधित जो भी तथ्य हैं, उनको उजागर किया जाएगा, उनके बारे में समझा जाएगा। उनके आपस में परस्पर क्या संबंध है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। पर्यावरणीय समाजशास्त्री बहुत समय से अपने विषय की सीमाओं और संभावनाओं का अध्ययन के नए क्षेत्रों में विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक प्रयास पर्यावरणीय समाजशास्त्र के भी ये भी है। विद्वान पर्यावरण के सवालों को पिछले दशक से अब तक बड़ी गंभीरता से लेते आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा ही ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा विषय है जो समाज के साथ-साथ मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता जाता है। पर्यावरण समाजशास्त्र अगर समझा जाए तो पर्यावरण समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान के उपविषय के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरा है। समाजशास्त्र के एक उपविषय जैसे कि राजनीतिक समाजशास्त्र है, उसी तरीके से पर्यावरणीय समाजशास्त्र भी। इसका उद्देश्य मानव और प्राकृतिक समाज के परस्पर संबंधों का अध्ययन करना, उनका मूल्यांकन और उनके बारे में समझ बैठाना है। मुख्य मुद्दा क्या है यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, मैं बार-बार बता रहा हूँ, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मानव और प्राकृतिक समाज, मानव उसके जो चारों तरफ समाज है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो प्राकृतिक समाज के की तरह ही हम देखते हैं, प्राकृतिक समाज, उनके संबंधों का अध्ययन और मूल्यांकन और उनके बारे में एक समझ बैठाना है। किस तरीके से पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है, पर्यावरण मनुष्य को किस तरह प्रभावित करता है, इसके बारे में आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि विंटर्स आए, जाड़े आए,
जाड़े में क्या हुआ कि ठंड बढ़ी, तो ठंड बढ़ने के कारण आपको निश्चित ही तौर से गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आप गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी तो आप नए तरह के कपड़े इज़ाद करेंगे। आपके कार्य करने की पद्धति बदल जाएगी। तो इस प्रकार से पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का मनुष्य पर यानी कि समाज पर प्रभाव पड़ता है। और हम अपने हिसाब से कुछ नेचुरल चीज़ों को आर्टिफ़िशियल बना देते हैं। आप जानते ही आर्टिफ़िशियल बनाने, जैसे हम लोग पॉन्ड बना दें, तालाब बना दें, वो आर्टिफ़िशियल बना दें। तो ये समझने का प्रयास किया गया है, यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से मनुष्य पर्यावरण को और पर्यावरण मनुष्य को किस तरह से एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। यही इनका मुख्य उद्देश्य है। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में पैट्रिक गेडिस और राधा कमल मुखर्जी 2 बहुत ही बड़े समाजशास्त्री रहे हैं। उन्होंने पर्यावरण के विषय में अपना बड़ा ही ज़बरदस्त योगदान दिया। 1920 में मुखर्जी ने पारिस्थितिकी और समाज के सम्मिश्रण को समझाने के लिए रीज़न शब्द का इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा रीज़न यानी क्षेत्र, कि एक निश्चित क्षेत्र जहाँ पर पर्यावरण और मनुष्य यानी कि समाज आपस में मिलते हैं, उसको उन्होंने रीजन के नाम से कहा। और कहा कि बहुत उन्होंने बड़ी तटस्थता से ये बताना चाहा कि समाज सार्थक तरीके से प्राकृतिक वातावरण पर ही निर्भर है। हम प्राकृतिक वातावरण पर ही निर्भर हैं, ये तथ्य है, ये सत्य है। हम मनुष्य का जो भी कार्यकलाप है, प्राकृतिक जो भी प्राकृतिक वातावरण है उस पर ही निर्भर है। जैसे कि रात हो जाने पर व्यक्ति घर जाता है, सो जाता है और पुनः सूरज जैसी उदित होता है तो मनुष्य अपने कार्य में लग जाता है। तो प्रकृति पूर्णतः, प्राकृतिक वातावरण पूर्णतः समाज को प्रभावित करता है। यहाँ ये समझने का प्रयास करिए। और जैसे कि राधा कमल मुखर्जी के बारे में बताया कि उन्होंने ये भी कोशिश करी कि पर्यावरण आपदाएं और संकटों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम क्या होते हैं, किस प्रकार से संस्कृति, किस प्रकार से समाज के कार्यकलाप बदलते हैं, उस पे पर्यावरण की वजह से उस पर भी इन्होंने जोर दिया। इन्होंने ये भी कहा कि भाई पर्यावरण जो है मनुष्य के मनुष्य जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण के प्रभाव से मनुष्य के रंग, मनुष्य की जाति, व्यवहार पर काफी फर्क पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कॉकसाइड, मंगोलाइड, निग्रोइड, ये 3 अलग-अलग नस्लें हैं, रेस हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिन्हें यूनेस्को ने भी बताया है। इनमें भी आप देखिए तो निग्रोइड अपनी प्राकृतिक पर्यावरण से कितना प्रभावित है, उनका रंग काला होता है, ये कह सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखें तो उनके ये प्राकृतिक है, इसलिए रंग में ऐसा उनके ऊपर उनके साथ हुआ। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो मंगोलाइड जो होते हैं वो डार्क भूरे या हल्के भूरे होते हैं और जो कॉकसाइड होते हैं वो देखिए वो सफेद होते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण का किस प्रकार से मनुष्य की नस्ल पर, मनुष्य के रंग पर भी प्रभाव पड़ता है, यही चीज बताने का प्रयास राधा कमल मुखर्जी और पैट्रिक गेडिस ने किया। और ये भी बताया कि समाजशास्त्री पर्यावरण समस्याओं और खतरों के निवारण हेतु समाज और सरकार की क्या समाज की और सरकार की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, उसके बारे में भी इन्होंने वर्णन किया, इन्हें समझने की कोशिश करी। और अगर इसी की बात की जाए मुख्य अवधारणा विषय की, जैसे भी मैंने समझा इसको, अगर इस खंड में हम देखें तो इस खंड में बड़े संक्षिप्त हम जानेंगे कि समाजशास्त्री द्वारा किस तरह पर्यावरण के पूर्ण विषय को समझा और परिभाषित किया गया है। जैसे आस-पास की सामाजिक परिस्थितियाँ, नई समस्याओं और सामाजिक विज्ञान में नई खोज की प्रतिक्रिया में नए और विभिन्न कॉन्सेप्ट विकसित होते गए और परिस्थितियों के अनुरूप वो ढलते चले गए। और अगर कहा जाए तो पर्यावरण समाजशास्त्र की उत्पत्ति 1970 के दशक में हुई थी। अगर कहा जाए जिस हिसाब से किताबें या किस हिसाब से जो समाजशास्त्र का ध्यान गया, ये कहा जा सकता है कि पर्यावरण समाजशास्त्र की उत्पत्ति 1970 के दशक में शुरू हुई थी। तब से लेकर अब तक इसमें सामान्य समाजशास्त्रीय शब्दावलियां और विषयों को व्यवहार में लाकर समाज और पर्यावरण के परस्पर संबंधों को समझाने की कोशिश की गई। प्राचीन समाजशास्त्र में पर्यावरण के जीव भौतिक आयाम के महत्व को भाई काफ़ी नज़रअंदाज किया जाता था। पहले 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 जब इससे पहले जो पर्यावरणीय समाजशास्त्र पढ़ा जाता था, उसमें मानव और पर्यावरण को दोनों को मिलाकर नहीं पढ़ा जाता था। केवल समाजशास्त्र विषय क्या करता था, वो केवल समाज पर केंद्रित था। समाज में जो भी समस्याएँ उपस्थित होती थी, जो भी समस्याएँ होती थी, समाजशास्त्र उन पे केंद्रित था। केवल उन पर ही केंद्रित होके चलता था। इसलिए इन लोगों ने धीरे-धीरे जब इन्हें लगा कि हाँ, प्रकृति को भी समझना आवश्यक है, तो इन्होंने इस तथ्यों पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे-धीरे पर्यावरण समाजशास्त्र के विकास के साथ विद्वानों ने पर्यावरण और सामाजिक जीवन के बीच नए संबंधों की खोज शुरू कर दी। 2 थिंकर थे डनलेप और कैंटो।
जो 1979 में अब उन्होंने बड़े ही लेख लिखे, पर्यावरण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और उसके प्रारंभिक विकास की भी चर्चा इन्होंने बड़े विस्तार से करी। इनके अनुसार पर्यावरण शब्द को इस क्षेत्र के निर्धारित अर्थों के साथ पुनः परिभाषित किया गया है। समान शब्दों में किसी भी प्रजाति के सामाजिक और भौतिक परिवेश को पर्यावरण कहते हैं। इनके अनुसार समान शब्दों में समझने का प्रयास करिए। इनके अनुसार कैंटेटो और डनलैप के अनुसार समान शब्दों में किसी भी प्रजाति के सामाजिक यानी कि किसी भी नस्ल के यानी कि किसी भी मानव समाज के सामाजिक और भौतिक परिवेश को पर्यावरण कहते हैं। आपस में मिला दिया इन्होंने, इसे पर्यावरण कह दिया। मनुष्य, स्थान जैसे वस्तुएं, पेड़, ये धरती, आसमान, पहाड़, जलाशय आदि पर्यावरण, इसमें मनुष्य भी जुड़ा है। पर्यावरण समाजशास्त्र के अंतर्गत जीव मंडल और सामाजिक जीवन के परस्पर अंतर संबंध को पर्यावरण समझा जाता था, लेकिन सामाजिक पर्यावरण की परिभाषा धीरे धीरे बदलती गई। और पर्यावरण समाजशास्त्र में पर्यावरण को 3 वर्गों द्वारा समझा सकता है। पर्यावरण समाजशास्त्र में पर्यावरण को 3 वर्गों में समझाया गया। पहला प्राकृतिक, यानी कि जीव भौतिक वातावरण जिसमें नदियां, पहाड़, घास के बड़े-बड़े मैदान, प्राकृतिक जो भी चीजें जुड़ गई हैं, प्राकृतिक डिपॉजिट्स जिन्हें कहते हैं, उनका सम्मिलन है। दूसरा, मैं 3 पर्यावरण के 3 वर्ग समझा रहा हूँ। पहला प्राकृतिक मैंने बताया, दूसरा है निर्मित। निर्मित यानी कि पर्यावरण से निर्मित, पर्यावरण से मतलब है कि मनुष्य द्वारा जो निर्मित किया गया है। जैसे बड़े-बड़े हाईवेज बनाए गए हैं, उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं, बड़े-बड़े बाग बनाए जाते हैं, शहर हैं, घर हैं, बड़ी-बड़ी इमारतें, ये सब निर्मित में ये स्वयं निर्मित किया है। और तीसरा वर्ग अगर कहा जाए, पर्यावरण का तीसरा वर्ग कहा जाए, तो इसमें संशोधित पर्यावरण का अर्थ आता है। संशोधित पर्यावरण से मतलब है कि हम उसके मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों को इस प्रकार से परिलक्षित करते हैं, जिससे जैसे कि गंदे तालाब, हम लोगों ने भाई फैक्ट्रीज के ज्यादा इस्तेमाल से तालाब गंदे हो गए। घर के जो मलमूत्र का बहाव है उससे तालाब, नदियां खराब होनी, और जमीन की भी हम लोग कृत्रिम तरीके से जो जो कार्यकलाप करते हैं उससे भी प्रभावित होते हैं। इसी तरीके से शब्द आता है एक नव मानव पारिस्थितिकी। नव मानव पारिस्थितिकी एक बड़ा ही नया कंसेप्ट है। नव मानव पारिस्थितिकी को समझने का प्रयास करिए। समाजशास्त्रीय मानव पारिस्थिति से समाजशास्त्री से वो मानव पारिस्थितिकी से आगे बढ़कर पर्यावरण समाजशास्त्रों ने इस उपविषय की संभावनाओं को विस्तृत कर दिया। नव मानव पारिस्थितिकी में, यहां समझने का प्रयास करें, नव मानव पारिस्थितिकी में समाजशास्त्रों का योगदान इस बात से संबंध रखता है कि अब समाजशास्त्रियों को भी सामाजिक प्रक्रिया और परस्पर क्रिया समझाने के लिए भौतिक, जैविक और पर्यावरण तत्वों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। यानी कि अब समाजशास्त्रियों को भी सामाजिक प्रक्रिया और परस्पर क्रिया समझाने के लिए भौतिक, जैविक और पर्यावरण तत्वों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। इस मायने में नव मानव पारिस्थितिकी दुर्खाएं की सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति, जो सामाजिक तथ्य दिए थे उससे बड़ा अलग। देखिए, पहले के जो समाजशास्त्री जिन्होंने समाजशास्त्र का उद्भव किया, उन्होंने प्रकृति का कहीं भी समाज शास्त्र में पर्यावरण को कहीं भी नहीं लिया और उसके बारे में कोई बात नहीं करी। कुछ एक दो, जैसे स्पेंसर है, वो थोड़ा प्रकृति की बात करते हैं, या डार्विन का जो सिद्धांत है उसको छोड़ दिए। तो पहले के समाजशास्त्रियों ने किसी भी प्रकार से पर्यावरण को, किसी प्रकार से प्राकृतिक तथ्यों को समाजशास्त्र विषय में नहीं लिया। लेकिन 1970 के दशक कह लें या उससे थोड़ा पहले कह लें, तो समाजशास्त्रियों ने पर्यावरण के प्रति भी चिंता अपनी जागृत करना, अपनी जाहिर करना शुरू किया। उसी से थे नव, जैसे मैंने आपको नव ये आपको बताया मैंने कि नव मानव पारिस्थितिकी, वही नव मानव पारिस्थितिकी का ही उसका एक रूप है। और इन विद्वानों का ये कथन भी है कि पर्यावरण समाज शास्त्र को अपना मानव जाति को केंद्र में रखने की धारणा को छोड़ना होगा। डनलप, कैंटेटो, स्पैचबर्ग हैं, इन्होंने कहा ये नहीं केवल मानव पर अध्ययन करना। अरे पर्यावरण समाजशास्त्रियों को, बड़े-बड़े समाजशास्त्रियों को अब पर्यावरण पर भी ध्यान देना होगा अपने अध्ययन में। मात्र केवल मानव जाति को ही नहीं, मानव समाज को ही नहीं, उन्हें धीरे-धीरे पर्यावरण को भी समझना होगा और इस बात को भी नकारना होगा कि मानव समाज पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी के नियमों से मुक्त है। मानव समाज पारिस्थितिकी, इकोलॉजी से, पर्यावरण से मुक्त नहीं है। वास्तव में पारिस्थितिकी सभी प्रजातियों को नियंत्रित करती है। जैसे कि मैंने बताया, रंग, रूप, व्यवहार, हमारे जैसे जैसे विंटर्स आते हैं, जाड़े आते हैं तो जैकेट पहनने लगते हैं। तो प्रकृति मनुष्य जाति को, मनुष्य समाज को प्रभावित करती है। यही इसमें एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी में जो भी पर्यावरणीय समाजशास्त्री थे,
उनका कहने का यही उद्देश्य था, यही समझाने का उद्देश्य था कि समाज केवल और केवल मानव समाज के अध्ययन तक नहीं सीमित रहना चाहिए समाजशास्त्र को। इससे पर्यावरण के कौन से तथ्य, पर्यावरण के कौन से तत्व मनुष्य समाज को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं और किस प्रकार मानव समाज पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, इस पे ध्यान केंद्रित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। और इसी संबंधित अगर कहा जाए तो पर्यावरण संबंधित आचार, व्यवहार और पद्धति की बात की जाए तो इसी तरीके से समझने का प्रयास करिए। और 1970 के दशक में शहरी लोगों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया कि भाई किस प्रकार से धीरे-धीरे लोगों के मन में जागरूकता जगी। जैसे आप भी हैं, आप कॉमन जो भी हैं, हम लोग भी, हम सबको पता है कि नदियों को गंदा नहीं करना, हमें पर्यावरण को गंदा नहीं करना, हमें अगर कुछ खाने-पीने की चीज़ है तो डस्टबिन में डालनी है। तो ये जागरूकता आई। नदियों को गंदा नहीं करेंगे, पानी को गंदा नहीं करेंगे, साफ-सफाई रखेंगे। हमें प्रकृति अगर ठंड बढ़ रही तो हम गर्म कपड़े पहनेंगे, तो ये जागरूकता भी आई। इस प्रकार की जागरूकता आम आदमियों में, आम व्यक्तियों में और समाज में स्थापित होती चली गई, जिसे हम आज भी समझते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि दिवाली पे ही कहा जाता है कि पटाखे ना छोड़ें, वायु प्रदूषण होता है। तो ये जो जैसे ये कांसेप्ट कहे जाते हैं, जैसे जो ये कांसेप्ट कहे जाते हैं, ये कहीं न कहीं मनुष्य के मन में शुरुआत से ही इन तरह की तथ्यों ये ये तथ्य उजागर होने लगे। यही एक जागरूकता फैली। इन्हीं जागरूकता को समाजशास्त्रियों का मानना है कि शिक्षा का स्तर जैसे-जैसे बढ़ेगा, उम्र जैसे-जैसे बढ़ेगी, राजनीतिक विचारधारा, निवास स्थान आदि भी ये सब पर्यावरण संबंधित मुद्दों और समस्याओं को हमारी समझ को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से कई आंकड़े इकट्ठे किए गए, एकत्र किए गए, आंकड़ों के आधार पर ये निकाला गया कि समाज में जागरूकता फैल रही है और ये अध्ययन बताता है, जो ये रिकॉर्ड जैसे इन्होंने लिए, ये अध्ययन बताता है कि किस तरह पर्यावरण संबंधित आचार और विचार सार्वजनिक वस्तुओं और मूल्य आदि के प्रति हमारे आदर्शों और नियमों की झलक दिखाता है। पर्यावरणवाद क्या होता है? एक नया कंसेप्ट है पर्यावरणवाद। अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो इस शब्द से तात्पर्य पर्यावरण की समस्याओं जैसे भूक्षरण, लैंडस्लाइडिंग, जलाशयों का अभाव, वो पानी सूख गया, सब पानी जमीन से सबमर्सिबल से पानी सब खींच लिया। वन कटाई, मकान बनाने के लिए, निवास स्थान बनाने के लिए, हाईवेज बनाने के लिए, फैक्ट्रीज डालने के लिए वन की कटाई कर दी गई। वायु अब फैक्ट्री डाली, वायु प्रदूषण हो रहा है। डीजल पेट्रोल की कार चल रही, वायु प्रदूषण हो रहा है। इसी तरीके से हमने ध्यान नहीं दिया, ग्लोबल वार्मिंग। तो पर्यावरण, अगर पर्यावरणवाद को देखा जाए तो हम मोटे तौर पे इस शब्द से यही तात्पर्य लगा सकते हैं, यही समझ सकते हैं कि पर्यावरण की समस्याओं जो भी जैसे कि जलाशयों का अभाव, वन कटाई, वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, लैंडस्लाइडिंग, जितना कुछ भी है, ये सब पर्यावरणवाद के अंतर्गत आता है और इनसे इनके संरक्षण से संबंधित बढ़ रही सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता से पर्यावरण जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, उन सामाजिक समस्याओं के संरक्षण और उनसे संबंधित बढ़ रही सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता से है पर्यावरणवाद। यानी कि पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता पैदा हो रही है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामान्य समझ से हो, उसे पर्यावरणवाद कहते हैं। पर्यावरणवाद से तात्पर्य पर्यावरण की समस्याएं मैंने बताई, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, इस तरह के अन्य पर्यावरण की समस्याएं और संरक्षण, पर्यावरण की समस्याओं और उनके संरक्षण से संबंधित बढ़ रही सामाजिक, यानी कि समाज की, आपकी, हमारी, साथ ही राजनीतिक, यानी कि जो सत्ता में बैठे राजनीतिक लोगों की जागरूकता बढ़ रही, इसे पर्यावरणवाद कहते हैं। पिछले कुछ दशकों से पर्यावरणवाद ने जन जागरूकता में और बाजार द्वारा संचालित उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति का प्रकृति, भूमि, जीव, भौतिक, वातावरण और प्रदूषण संबंधी व्यवहार को बदलने में अपना काफी योगदान दिया। इसने काफी लोगों को जागरूक किया है। इसके चलते राज्य और नागरिक समाज के स्तर पर विभिन्न एजेंसियों का निर्माण हुआ। कई जैसे एनजीओ आप देखते हैं, एनजीओ का अपना होता है भाई वायु प्रदूषण न करें, नदी जो दूषित हो रही है उन्हें बचाएं। इस तरीके के भिन्न भिन्न प्रकार की जागरूकता समाज में फैली है। 1960 से पहले पर्यावरणवाद को दो रूपों में जाना जाता था, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और संसाधनों का व्यवस्थित संरक्षण। यानी कि जैसे पहले ये कहा जाता भाई गौरैया, जैसे चिड़िया थी गौरैया, भाई गौरैया कुछ पशु पक्षी हैं, ये पेड़ हैं, इनको पानी दो, जल दो, ये खत्म ना हो पाए। और प्राकृतिक वातावरण के सुरक्षा, हम पहले इनमें जीवों को नहीं सम्मिलित करते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आवश्यकता पड़ी तो फिर जीवों को भी इनमें सम्मिलित किया गया।
इस पर्यावरणवाद के राजनीतिक उद्देश्य का संबंध ज्यादातर प्रकृति के संरक्षण के लिए वैधिक नियमों के निर्माण से था। जैसे कि आप, जैसे आपको पता है कि आप इस जानवर को, फला जानवर को नहीं मारेंगे, आप शेर का शिकार नहीं करेंगे, मोर का शिकार नहीं करेंगे। पहले इस पे फोकस होता था, पहले इस पे ज्यादा फोकस होता था। और जैसे कि कहा जाए, विश्व युद्ध और उद्योगों द्वारा बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के हनन के बाद पर्यावरणवादियों ने नया रूप और नया आयाम लिया, क्योंकि विश्व युद्ध और उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। नया पर्यावरणवाद पर्यावरण अपकर्ष के प्रति, खासकर प्रदूषण और मानव जीवन पर उसके हानिकारक प्रभावों के प्रति ज्यादा केंद्रित था। इस नए पर्यावरणवाद के कार्यकर्ताओं के द्वारा जन सहयोग एकत्रित किया गया। इसमें उन्होंने कल्याणकारी राज्य के ऊपर उद्योग और उनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर नियंत्रण बनाने का दबाव डाला। यानी कि जैसे आप देखते हैं कि दिल्ली है, दिल्ली में जो भी फैक्ट्रीज थी, जो भी उद्योग धंधे थे, उन्हें बंद किया गया। सिविल सोसाइटी आ गया, नागरिक समाज आ गया, उन्होंने उसका विरोध किया कि ये दिल्ली में प्रदूषण को बढ़ा रहा है। तो इसी तरीके से उन्होंने, वो लोग कोर्ट में जाकर उन लोगों ने बात रखी। बात रखने के बाद वहां के जो जो जजेस थे, उन्होंने भी सुना और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि ये उद्योग धंधे शहर के बीच में नहीं होने चाहिए, यहाँ से हट जाने चाहिए। आप दिल्ली अगर जाते होंगे, देखते होंगे, तो आप कई फैक्ट्रीज ऐसी देखेंगे जो बंद पड़ी, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स तो खड़े, लेकिन वो बंद है। ये सामाजिक, यही प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने प्रभाव डाला। आधुनिक पर्यावरणवाद पर उनके द्वारा निश्चित पर्यावरण सिद्धांत और राजनीतिक आदर्श के प्रचार की भाई बड़ी आलोचना की जाती है। और अभी आप इसमें पढ़ेंगे, अभी एक नया तथ्य और आएगा, किस तरीके से नेक्सस बन जाता है, इसके बारे में बात की। 1990 के दौरान बहुत से विद्वानों ने पर्यावरणवाद को नए सामाजिक आंदोलन, न्यू सोशल मूवमेंट्स के भाग के रूप में माना, ताकि राजनीतिक और विचारधाराओं के आधार पर एक सशक्त सामाजिक शक्ति का निर्माण कर सकें। पर देख, यहाँ इस लाइन को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। पर्यावरणवाद को न्यू सोशल मूवमेंट कहते हैं। सोशल मूवमेंट समाज के परिवर्तन के लिए आता है, लेकिन जब पर्यावरणवाद की बात हो जाती है तो समाज शास्त्र में से नया सामाजिक आंदोलन, न्यू सोशल मूवमेंट कहते हैं। कभी कोई प्रश्न आए या कहीं आप ये कंसेप्ट पढ़े तो इसे ध्यान रखिए कि न्यू सोशल मूवमेंट क्या है। न्यू सोशल मूवमेंट पर्यावरणवाद को संरक्षित करने का एक प्रयास है, एक पर्यावरणीय समाजशास्त्री द्वारा किया गया एक प्रयास है। और न्यू सोशल मूवमेंट के भाग के रूप में माना, ताकि राजनीतिक और विचारधाराओं के आधार पर एक सशक्त सामाजिक शक्ति का निर्माण कर सके। बहुत से लोगों ने डीप इकोलॉजी एक शब्द बनाया, उनके बारे में बताया। जैसे डीप इकोलॉजी की बात करी जाए तो वह स्थान जहाँ मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं, पशुओं, पक्षियों, पौधों और अन्य प्रजातियों के साथ इस पृथ्वी पर रहने वाला ही प्राणी माना जाता है, कोई विशेष व्यक्ति नहीं। समझ गए डीप इकोलॉजी? डीप इकोलॉजी यानी कि मनुष्य और जो जीव जंतु हैं वो सब एक साथ ही रहते हैं। इसे डीप इकोलॉजी कहा, गहरी पारिस्थितिकी शब्द कहा। और एक शैलो इकोलॉजी भी शब्द आया, जैसे कि सतही पारिस्थितिकी विचार से विपरीत। ये शैलो इकोलॉजी सतही पारिस्थितिकी से बिल्कुल भिन्न था। डीप इकोलॉजी यानी कि मनुष्य का समाज, जो समाज और मनुष्य का जो जो जानवर है, जीव जंतु, उनके साथ सह अस्तित्व को डीप इकोलॉजी के शब्द से समझाया गया। और पर्यावरण आंदोलनों की अगर बात करी जाए तो उस पर्यावरण आंदोलन एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत सा समाजशास्त्रीय अनुसंधान हो सकता है। अभी भी काफी मुद्दे हैं जिन पे इस प्रकार का अध्ययन किया जा सकता है। पर्यावरण समाजशास्त्र से पूर्व पर्यावरण आंदोलन चलने, इससे पहले भी पर्यावरण आंदोलन चलने, समाजशास्त्र ने पर्यावरण मुद्दों, समुदाय की जीवन शैली, उसकी जीविका और सरकार द्वारा लागू की गई पर्यावरण संबंधित नीतियों और मॉडल्स के सामाजिक प्रभाव में संबंधों का अध्ययन किया। उन्होंने इन पर्यावरण आंदोलन की उत्पत्ति की ओर ध्यान दिया और इनको अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलनों के साथ जोड़कर देखने का प्रयास किया। बहुत से अध्ययनों में अगर देखा जाए तो पर्यावरण संगठनों की संरचना, उनकी विचारधाराओं, क्रियाकलापों, सदस्यों और मुख्य लोगों के सामाजिक परिप्रेक्ष्य की ओर ध्यान दिया गया, क्योंकि यही सदस्य जनता को आंदोलित करते हैं, पर्यावरण समस्याओं और मुद्दों को साहित्य में स्थान देते हैं। अभी हाल ही में लोगों के बीच स्थानीय विशेष पर्यावरण आंदोलन के अध्ययन की रुचि जगने लगी, लोग इसे अध्ययन करने लगे।
जैसे पॉस्को के खिलाफ विरोध, परमाणु के जैसे परमाणु एटम बम होता है भाई, उसका आप परमाणु बम, न्यूक्लियर बम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग जब करते हैं तो उससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है। इसी तरीके से एक ये सब आंदोलन जिन पे ध्यान है, चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन में ये था कि पेड़ों की, वनों की कटाई की जा रही। तो जो उत्तरांचल में जो महिलाएँ थी, वो उन पेड़ों से चिपक गई कि चिपको आंदोलन, पेड़ों से चिपक जाओ, पहले हमें काटो तब पेड़ काटोगे। ये बड़ा ही ये चर्चित आंदोलन है। इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, अगर पढ़ा है तो और समझने का प्रयास करें। ये भी नए सोशल मूवमेंट का एक हिस्सा कहा जाता है। इसी तरीके से नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर ने चलाया था। यानी कि वहाँ पे नर्मदा पे डैम बनना था, उन्होंने कहा डैम नहीं बनेगा, डैम बनने से क्या होगा, कई लोग विस्थापित हो जाएँगे, एक जगह दूसरे स्थान पे चले जाएँगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन चला कि भाई इस पे डैम मत बनाओ। तो ये इस तरह के कुछ भारत में उदाहरण दिए जा सकते हैं। भारत और विश्व के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को 2 भागों में बाँटा जा सकता है, एवं जिनके नेतृत्व में समाज का उत्कृष्ट और एक अभिजात वर्ग होता है, दूसरे वे कार्यकर्ता जो मार्क्सवादी होते हैं। अगर अभिजात वर्ग के बारे में बात की, यहाँ समझने का प्रयास करिए। अभिजात वर्ग के बारे में अगर हम बात करें तो इनमें पर्यावरण कार्यकर्ताओं की आलोचना की जाती है, क्योंकि वे अपने व्यक्तित्व से भी उत्कृष्ट और अभिजात वर्ग की तरह ही होते हैं। यानी कि वो केवल ये कहा जा सकता है कि बातों को रखने वाले होते हैं, अभिजात होते हैं, एलीट होते हैं, वो बातों को रखने वाले होते हैं, और उनके पास राज्य और कॉर्पोरेट के सारे विशेषाधिकार होते हैं। वो सीरियस नहीं होते, वो केवल कह देते हैं, वो सीरियस नहीं होते। और ये अभिजात वर्ग के पर्यावरण कार्यकर्ता मुख्य रूप से भारत के जनजीवन संरक्षण के मुद्दे पर अधिक ध्यान देते हैं। और देखा जाए तो इकोलॉजिकल मार्क्सिस्ट यानी कि पारिस्थितिकी मार्क्सवादी, इन्हें पारिस्थितिकी मार्क्सवादी कहकर बुलाते हैं। जो विद्वान पर्यावरण आंदोलन पर अध्ययन कर रहे हैं, वे इन आंदोलन के विकास के बारे में अध्ययन करें, उनका प्रचलन किस तरीके से पता होना, विलुप्ति के पैटर्न को भी देखते हैं। वे व्यापक सामाजिक प्रक्रिया की ओर ध्यान देते हैं, जहाँ पर्यावरण आंदोलन जीवित रहते हैं। ये लोग मीडिया में पहचान पाते हैं, स्थानीय समुदायों और सरकार से कोई प्रतिक्रिया, फीडबैक ज़रूर पाते हैं, और उन आंदोलनों को भी देखते हैं जहाँ ये सब नहीं होता है। सामाजिक पर्यावरण आंदोलन जो मुद्दे उठाती है, वह उनका विश्लेषण करते हैं, और उन विचारधाराओं का भी जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और हनन को मान्यता ठहराती है, उसका भी अध्ययन करते हैं। और ये विद्वान व्यापक मुद्दों जैसे पारिस्थितिकी, सामाजिक न्याय और पशु अधिकार को समझने की कोशिश करते हैं। पर्यावरणीय न्याय एक अलग उनका कंसेप्ट है। पर्यावरणीय न्याय क्या है? पर्यावरणीय न्याय यानी कि एनवायरमेंटल लॉ या एनवायरमेंटल जस्टिस। जो विद्वान पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर काम करते हैं, वह लोगों पर पड़ रहे पारिस्थितिकी के प्रभावों, खतरों, संकटों का भी विश्लेषण करते हैं। भाई वो ये देखते हैं कि ठीक है, इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री से वन कटाई हुई, इंडस्ट्री पड़ी, पानी गंदा हुआ, लोगों के स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ा, स्वच्छ वायु नहीं मिली, लोगों के स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ा। इन तरह की चीजों का भी ये विद्वान अध्ययन करते हैं। इनमें ही जैसे मैंने नाम लिया था डनलप और कैंटेटो का, तो ये मानना है कि पर्यावरण समाजशास्त्र को पर्यावरण और समाज के संबंधों के रूप में देखने का मतलब ये हुआ कि हम पर्यावरण की समस्याओं के सांकेतिक निर्माण के अध्ययन का ध्यान उनके भौतिक कारणों, परिणामों और संभावित समाधानों के विवरण की ओर मोड़ देते हैं। हमें उधर भी ध्यान देना चाहिए। वर्तमान समय में इस विषय का मुद्दा उत्पादन के संबंध में पर्यावरण समस्या कारणों को पहचानना होता है। इसके दुष्प्रभावों का मनुष्य की जाति, उसके रंग, लिंग और क्षेत्रीय असमानताओं के कारण असंतुलित तरीके से बंटना, और ऐसे रास्ते खोजना जिसमें राजनीतिक संस्थानों और सामाजिक आंदोलन पर्यावरण नीतियों के निर्माण में सहायक हो सके। और पर्यावरण खतरे और संकट की बात करी जाए तो जीव भौतिक तत्व को ध्यान न देने का विषयगत प्रण 1980 में बदलने लगा। भाई 1980 में ये जीव भौतिक तत्वों की तरफ ध्यान न देने का जो भी तरीका था वो बदलने लगा। जब पर्यावरण हनन और संकट ने समाज शास्त्रीय ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया, समाज शास्त्र में ध्यान केंद्रित किया। भाई ऐसा क्यों है कि जीव जंतु और भौतिक चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है? पर्यावरण समाजशास्त्री उन खतरों को खोजने लगे। ये प्रयास किया कि जो लोगों को पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का घटना और क्षेत्रीय लोगों पर इसका प्रभाव और अतिरिक्त संसाधन जुटाने की क्षमता जैसे विषय समाजशास्त्री के अध्ययन का हिस्सा बने। पर्यावरण हनन से पूरे विश्व के लोग प्रभावित हो रहे हैं। भाई जो भी ग्लोबल वार्मिंग है, पूरा विश्व उससे परेशान है। बड़े-बड़े ग्लेशियर आप देख रहे हैं, बड़े-बड़े ग्लेशियर जो है वो डूब रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं।
ग्लोबल वार्मिंग से ओजोन परत गड़बड़ हो रही, यूवी रेज बढ़ रही है। तो ये समाजशास्त्रियों का ध्यान इस पे भी क्या पर्यावरण से पूरे विश्व के लोग ही प्रभावित हो रहे हैं, किंतु कुछ लोग इसके परिणामों और प्रभावों को झेलने के लिए ज्यादा भेद हैं। समाजशास्त्री दोनों तरह की आपदाओं के प्रभावों के असमान वितरण का अन्वेषण करते हैं। तकनीकी आपदा जैसे रिएक्टर मेल्टडाउन हो गया, रासायनिक लीकेज हो गया, जैसे कि आपको एमसीएम को जो गैस थी वहां पर, मैं बोलूं जो भोपाल गैस कांड है, रासायनिक लीकेज था। अचानक बम के फटने, इतने तेल गिरने लगता है, क्योंकि जब तेल के आप उसमें देखिए, जब तेल को निकाला जाता है तो वो कहीं रिसने लगता है, तेल कहीं बहने लगता है, समुद्रों में तेल के टैंकर गिर जाते हैं। तो ये तकनीकी आपदा कहलाती है। और प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, लैंडस्लाइड, बाढ़ आदि। अगर देखा जाए तो भारत में वंचित, गरीब, पिछड़े हुए और मजदूर दोनों तरह को आपदाओं की पीड़ितों में सबसे ज्यादा वंचित है। समाज पर क्या प्रभाव है, इन समस्याओं का समाज पे क्या प्रभाव है, इसके बारे में देखा जाए तो भारत में बहुत से जो वंचित समूह है, गरीब, पिछड़े हुए और मजदूर दोनों तरह के आपदाओं की पीड़ितों में सबसे ज्यादा वंचित है। सरकार द्वारा अपनाया गया नया लिबरल आर्थिक मॉडल किसी तरह कई तरीके से सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। सरकार निरंतर ध्यान इस पे दे भी रही है। पारिस्थितिकी सम्मिश्रण की बात करें जाए तो डनलैप और कैंटेरो ने पर्यावरण और समाज के बीच परस्पर संबंधों की जटिल रीति के लिए एक नए कॉन्सेप्ट का विकास किया, पारिस्थितिकी सम्मिश्रण। फिर से समझिए, डनलप और कैंटेटो ने पर्यावरण और समाज के बीच परस्पर संबंधों की जटिल रीति के लिए एक नए कॉन्सेप्ट का विकास किया। इकोसिस्टम या परितंत्र के जीव वैज्ञानिक के विचारों को उकड़ते हुए उन्होंने व्यवस्थित अध्ययन का एक प्रस्ताव रखा। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था और सामाजिक ढांचे के भौतिक वातावरण के बीच परस्पर क्रिया के पैटर्न के अध्ययन के लिए पारिस्थितिकी सम्मिश्रण की बात करी। पारिस्थितिकी सम्मिश्रण यानी कि इकोलॉजिकल एमलगमेशन, सम्मिश्रण मिक्स है। उसमें पारिस्थितिकी सम्मिश्रण में उन्होंने सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था यानी पर्सनालिटी सिस्टम, सामाजिक ढांचे के भौतिक वातावरण के बीच आपस में संबंध की बात करी। पारिस्थितिकी सम्मिश्रण क्या, पारिस्थितिकी सम्मिश्रण में सांस्कृतिक व्यवस्था, कल्चरल सिस्टम, व्यक्तित्व व्यवस्था, पर्सनालिटी सिस्टम और सामाजिक ढांचे के भौतिक वातावरण के सम्मिश्रण को पारिस्थितिकी सम्मिश्रण कह के उसका अध्ययन किया। ये आप अब टैलकट पार्सन्स का एजीआईएल मॉडल जो है वो इससे प्रभावित है। तो कभी आप टैलकट पार्सन्स के एजीआईएल मॉडल को भी देखिएगा, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लिटेंसी, वो एजीआईएल जो मॉडल है उसी से ही प्रभावित ये पारिस्थितिकी सम्मिश्रण है। उसको आप कभी देखिएगा जरूर, आप समझेंगे। पर्यावरण उपापचय मेटाबॉलिज्म की एक बात चली। अब ये क्या होता है पर्यावरण उपापचय? उपापचय का कंसेप्ट जीव शास्त्रों के स्रोत से ही सामाजिक और पर्यावरण विशेष क्षेत्र में लाया गया है। समान शब्द में अगर कहा जाए तो उपापचय का अर्थ प्राणी के अंदर घट रही प्रक्रिया से होता है। जो व्यक्ति खाता है, जो भी खाया है, उसके बाद उसका उपापचय का अर्थ प्राणी के अंदर घट रही उस प्रक्रिया से होता है जिसके माध्यम से खाए गए खाने को तोड़कर उससे ऊर्जा बनाई जाती है और इसी से वह प्राणी जीवित रह सकता है। रॉबर्ट बी पार्क एक बड़े एनवायरमेंटल सोशियोलॉजिस्ट रहे, इन्होंने इस विषय को काफी सामाजिक महत्व दिया। उन्होंने इसका इस्तेमाल शहरी इकोलॉजी में चल रहे सहजीवन, सिम्बायोसिस और भौतिक भाव के परिप्रेक्ष्य में किया। इस विषय का सबसे नया योगदान मार्क्सवादी सिद्धांतानुसार एक जॉन बेल्लामय फॉस्टर, जिन्होंने मेटाबॉलिक रिफ्ट कंसेप्ट दिया। फॉस्टर ने कार्ल मार्क्स के श्रमिक और प्रकृति के बीच उपापचय के विचार का उल्लेख किया, जिसमें प्राकृतिक संसाधन और वस्तुएं श्रमिकों द्वारा उत्पादन कर नए रूप में परिवर्तित कर दी जाती हैं और इन वस्तुओं का इस्तेमाल फैक्ट्रीज और शहरी जगहों पर होता है। मार्क्स गांव से शहरों की तरफ प्रवास को सामाजिक पारिस्थितिक उपापचय में रुकावट मानते हैं कि ये रुकावट है। फास्टर के अनुसार मेटाबॉलिक रिफ्ट से अर्थ ये है कि मनुष्य और पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा पारिस्थितिकी प्रक्रिया और पर्यावरण का विघटन। मेटाबॉलिक रिफ्ट से क्या मतलब है? मनुष्य और पूंजीवादी व्यवस्था, मनुष्य और पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा पारिस्थितिकी प्रक्रिया और पर्यावरण का विघटन। यानी कि ये जो लोग टॉप पे बैठे हैं वो पूंजीवादी व्यवस्था बैठे हैं, उनके पास सारे वो संसाधनों पे भी उनका नियंत्रण है और राजनीतिक तंत्रों पे उनका नियंत्रण है। तो जो आम समाज है वो समस्याएं झेल रहा है। यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने लगा ली
और उस पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है वो आम लोग झेल रहे हैं, वो आम समाज झेल रहा है। क्योंकि उनके पास नए-नए तरीके हो चुके हैं, एयर क्लीनिंग के नए-नए तरीके आ चुके हैं और भी कई तरीके हैं जिससे कि ये कहा जाता है, इसे मेटाबॉलिक रिफ्ट कहा जाता है कि आम समाज और जो बिज़नेसमैन क्लास है, उनके बीच का जो गैप है उसे मेटाबॉलिक रिफ्ट कहा जाता है। वैश्विक वैश्विक वातावरण परिवर्तन भी हो रहा है और 1900 अगर देखा जाए तो 1970 के दशक के बाद पर्यावरण समस्याओं में बहुत सी दिक्कतें आई। पहले तो इन संकटों का वही देखा जाए, समस्याएँ थी, उनका पैमाना क्षेत्रीय मुद्दों से वैश्विक मुद्दों तक पहुँच गया और ये और अधिक लोगों को प्रभावित करने लगा। पारिस्थितिकी परिवर्तन अपने प्रभाव में और अधिक जटिल और व्यापक हो गए। क्षेत्रीय पर्यावरण संकटों के लगातार घटना, उनकी गंभीरता जैसे वायु प्रदूषण, गंदा पानी, सूखा कूड़ा आदि का संस्थानों क्षेत्रीय लोगों द्वारा सामान्य संकट मानना पर्यावरण की अपरिहार्यता को दर्शाता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो भी समस्या थी, मैंने आपको इन कांसेप्ट को समझाने की कोशिश करी। आप अपनी बुकलेट से देख सकते हैं, बुकलेट देखिएगा, बुकलेट में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और पर्यावरण समाजशास्त्र के लिए क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, इनके बारे में भी आप समझ गए होंगे। पर्यावरण और समाज के बीच गहरे होते संबंध, जो भई ये बड़े संबंध तो गहरे हैं और यही बताते हैं कि सैद्धांतिक और मेथोडोलॉजिकल उपकरण जीव भौतिक जीवन के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं, पर फिर भी शक्ति, असमानता और प्रभुत्व को समझने के लिए अपनी आलोचनात्मक कल्पना को बरकरार रखते हैं। यानी कि जो एक मेटाबॉलिक रिफ्ट जो बात बताई वो सत्य है। जो बिज़नेसमैन है, जो बड़े क्लास है, उनके पास अलग व्यवस्था है और जो छोटे हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था हो जाती है। ये मेटाबॉलिक रिफ्ट है। पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात बहुत कही जाती है भई, कि पर्यावरण को आगे की जो पीढ़ी है, उनके लिए भी जीवित रखो, उनके लिए भी बचा के रखो। ऐसा नहीं कि सारे जितने भी संसाधन हैं, उनका सब हम ही दोहन कर लें। आने वाली पीढ़ी भी तो है भई, खूब यूरिया आप यूज़ करें, खूब आप आर्टिफ़िशियल जो भी अन्न को उगाने या स या अन्य चीज़ों को, प्राकृतिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे आप देखते हैं कि अभी आप सुना, लोगों ने कहा डेढ़ 2-2 लाख गाड़ियाँ रास्ते में फँस गई नैनीताल जाते हुए। अब न्यू ईयर मनाते, ये क्या है? ये समस्याएँ पैदा हो रही हैं। हम पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। इससे प्रभावित कौन हो रहा है? जो गाड़ियों से जा रहे हैं, वो तो वहाँ टहलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, वो तो अपने वहाँ दिल्ली से ले गए, इधर से ले गए, एनसीआर से ले गए, चंडीगढ़, गुड़गाँव कहीं से ले गए। वो तो गए, उन्होंने वहाँ गए, भई इतनी गाड़ियों का बोझ डाला, गंदगी फैलाई, वो तो चले आए। लेकिन वहाँ के जो आम आदमी, उन पे प्रभाव पड़ रहा है। ये मेटाबॉलिक रिफ्ट का एक उदाहरण है। इसको समझना भी बहुत अधिक आवश्यक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि हमें पर्यावरण समाजशास्त्र के मूल विचार, जो पर्यावरण समाजशास्त्र के जो मूल विचार हैं, इनको आप लोगों ने अध्ययन कर लिया है। इसी के साथ-साथ मनुष्य, प्रकृति और सामाजिक संस्थानों के बीच परस्पर क्या क्रिया चलती रहती है, किस प्रकार से आपस में एक-दूसरे से संबंधित है, इन बातों की भी हम चर्चा यहाँ पर कर चुके हैं। और अब मैं अब जो आपकी एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी का जो ब्लॉक 2 की यूनिट 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। सामाजिक पारिस्थितिकी विज्ञान शॉर्ट में देखेंगे, क्या है इसका उद्देश्य देखेंगे और सामाजिक पारिस्थितिकी विज्ञान का इस पे फोकस करेंगे। जो जो तथ्य मैंने आपको यूनिट 3 में जो बताए हैं, ऑलमोस्ट वही चीज़ें आपको यूनिट 4 में मिलेंगी और बस कुछ चीज़ें इन एडिशन है और उसको समझाने का तरीका बदल गया है। और कई चीज़ें उसी की ही तरह मिलेंगी और जब आप जब इसको समझ जाएँगे तो आप जो है आप आपका एक नया दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा कि सामाजिक पारिस्थितिकी विषय क्या है? और एक उप अनुशासन कैसे समाजशास्त्र का एक सब सब्जेक्ट है, कैसे एक समाजशास्त्र की एक डिसिप्लिन, इसके बारे में जान जाएँगे। सामाजिक पारिस्थितिकी में आने वाले नए जो भी अतिवादी यानी कि एक्सट्रीमिस्ट जो जो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उसके बारे में समझ जाएँगे। सामाजिक परिस्थिति की व्युत्पत्ति और विकास की चर्चा भारत के संदर्भ में भी करना सीख जाएँगे। और समाजशास्त्र का अगर देखा जाए, अगर पाठ परिचय की बात कही जाए तो पाठ परिचय में जैसे वही चीज़ है, हमें यहाँ पर पर्यावरण, मानव समाज, पर्यावरण का मानव समाज पर, मानव समाज का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे सिम्बायोसिस है, कैसे एक-दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, कैसे समस्या समझनी है, इस पर ही आधारित होता है। और ये हमारे विशाल पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ खुद को जोड़ पाने का एक तरीका है। समाजशास्त्र एक अनुशासन और एक डिसिप्लिन के रूप में समाज का 4 सुविधाजनक बिंदुओं से अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में 4 बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, याद रखिए। पहला अर्थव्यवस्था, यानी कि इन सोशियोलॉजी में अर्थव्यवस्था का बहुत अधिक अध्ययन होता है। आप आगे पढ़ेंगे तो धीरे समझेंगे।
दूसरा राजनीतिक, राजनीतिक पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, इसी तरीके से अन्य सोशल फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर और सोशल और कल्चर। ठीक है? मैंने आपको बताया कि हम जो 4 मुख्य बिंदु हैं जिस पर समाजशास्त्र विषय का ध्यान केंद्रित रहता है। एक अर्थव्यवस्था पे, दूसरा राजनीति, तीसरा संस्कृति, चौथा समाज। इन पर ध्यान रहता है। इनको ध्यान केंद्रित करके ही समाजशास्त्र पढ़ता आया था शुरू से। लेकिन धीरे-धीरे अगर देखा जाए तो हम ये समझेंगे कि धीरे-धीरे इसमें परिवर्तन हुआ और नए समाजशास्त्रियों ने सामाजिक पारिस्थितिकी शब्द पर विमर्श करना शुरू किया। उन्होंने केवल उन चारों तथ्यों से अलग हटके पर्यावरण को भी, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी को भी, प्रकृति को भी समाज शास्त्र के विषय में स्थापित किया, क्योंकि उनका प्रभाव भी मनुष्य पर पड़ता था। जैसे इकोनॉमी का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, राजनीति का प्रभाव पड़ता है, समाज का, संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से पर्यावरण का भी प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। और मनुष्य पर्यावरण पे क्या प्रभाव डालता है, इसीलिए इस नए डिसिप्लिन, इस नए अनुशासन, इस नई समाजशास्त्र के नए क्षेत्र का अध्ययन शुरू किया गया। यही हम सामाजिक पारिस्थितिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और कहा जाए कि सामाजिक पारिस्थितिकी विज्ञान क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर से एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। सामाजिक पारिस्थितिकी सामाजिक और पारिस्थितिकी शब्दों का एक यौगिक है। सामाजिक शब्द मानव समाज को के बारे में है, मानव समाज को संदर्भित करता है और जिस तरीके से मानव कार्य करता है, ये मनुष्य की क्या क्रियाकलाप है, वो आप जानते हो, सामाजिक सामाजिक संबंध। इसमें अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति, समाज, सामाजिक घटक, ये सब तथ्य शामिल होते हैं। वहीं दूसरा शब्द पारिस्थितिकी आता है। पारिस्थितिकी जीवित चीजों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को संदर्भित करता है। इसलिए सामाजिक पारिस्थितिकी मनुष्यों और उनके आसपास के पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया और संबंधों का अध्ययन है। सामाजिक परिस्थिति क्या है? बहुत स्पष्ट शब्दों में, सामाजिक पारिस्थितिकी मनुष्यों और उनके आसपास के पर्यावरण, मनुष्य और उनके आसपास के पर्यावरण। जैसे कि आप देखिए, मैं जैकेट पहना हूं, क्यों पहना हूं? क्योंकि ठंड है। मैं प्रभावित हूं, मैं पर्यावरण से प्रभावित होगा। इस समय जो है ठंड है, तो उस लिए ये प्रभावित होता रहता है मनुष्य आपस में। साथ ही समाज और पर्यावरण इस पारस्परिक अंतःक्रिया के प्रभावों का भी अध्ययन करता है इस विषय के अंदर। यहाँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं? यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक पारिस्थितिकी विज्ञान के। सामाजिक और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, दोनों के आपस में मिलने से दोनों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव है, इसके प्रभाव का जो विषय अध्ययन करता है, उसे सामाजिक पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। सामाजिक पारिस्थितिकी विज्ञान से तात्पर्य समाज का पारिस्थितिकी पर, इकोलॉजी का समाज पर पड़ने वाला प्रभाव का जो अध्ययन करता है, उसे सामाजिक पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। साधारण से साधारण शब्दों में आपको मैंने बताया। इसलिए ये एक अंतः विषयी अध्ययन है, यानी इंटरडिसिप्लिनरी। एक विषय से दूसरे, जैसे इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी दोनों मिलते हैं तो सोशल सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनता है। एक इंटरडिसिप्लिन या अंतः विषय, यानी एक विषय दूसरे विषय में जब अप्रोच करता है, जब आपस में सम्मिश्रण हो, एक दूसरे प्रभावित होते हैं, उसे अंतर विषय कहते हैं। और इस आज का समय अंतर विषय इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का ही है, इसलिए इस पे अधिक से अधिक ध्यान दीजिए। जब भी कभी भविष्य में कोई शोध करें तो इंटरडिसिप्लिनरी शोध करने का प्रयास करें। इससे आपका शोधकार, आपका पीएचडी भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। और इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन करना चाहिए, जिसमें इसमें अगर अंतर विषय अध्ययन है, अगर देखा जाए, इसमें मानवीय सामाजिक संस्थानों और पारिस्थितिकी या पर्यावरण तंत्रों के बीच अंतर संबंधों को हम लोग अध्ययन करते हैं। जॉन क्लार्क तो ने बताया। दार्शनिक रूप से ये एक दंडात्मक दृष्टिकोण है जो समग्र रूप से सभी सामाजिक घटनाओं के पारिस्थितिकी आयामों की जांच करता है। सामाजिक परिस्थिति के लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के नाम दिए, किसी ने सामुदायिक परंपरा का है, किसी ने कुछ का है। और इसी प्रकार अगर देखा जाए तो सामाजिक पारिस्थितिकी को इको अथॉरिटेरियनिज्म यानी कि पर्यावरणीय राजनीतिक अतिवाद भी कहा गया है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक पारिस्थितिकी को इको अथॉरिटेरियनिज्म सामाजिक परियों का एक प्रमुख आधार भी माना जा सकता है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से सामाजिक पारिस्थितिकी को पर्यावरणीय मुद्दों की ओर उन्मुख समाजशास्त्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। समाजशास्त्र
सामाजिक पारिस्थितिकी विषय को पर्यावरणीय मुद्दों की ओर, पर्यावरण से संबंधित वायु प्रदूषण, कोई भी जलीय प्रदूषण, इन इन मुद्दों की ओर उन्मुख समाजशास्त्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये रामचंद्र गुहा ने 1994 में उन्होंने स्थापित, जो उनकी बुक पब्लिश हुई। परंपरागत रूप से समाजशास्त्र एक अनुशासन रूप में समाज को 4 सुविधाजनक बिंदुओं से अध्ययन करता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अर्थव्यवस्था हो गई, राजनीति हो गई, सामाजिक संस्थान हो गए, सामाजिक रचना और संस्कृति हो गई। इन्हीं का आपस में जो जो प्रकृति होती है, इनसे ही रिलेटेड, इनसे ही संबंधित जो भी अध्ययन होता है, वो सामाजिक पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। अब पारिस्थितिकी दृष्टिकोण एक और सुविधाजनक अध्ययन बिंदु उपलब्ध कराने लगा है, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिससे मानव समाज का बेहतर अध्ययन किया जा सकता है। रामचंद्र गुहा के अनुसार मानव समाज के पारिस्थितिकी आधारभूत तत्व जैसे कि भूमि, मिट्टी, पानी, जल, वनस्पति, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, जलवायु आदि मानव के आर्थिक जीवन, राजनीतिक संबंध, सामाजिक संरचना और विचारधाराओं के विकास और दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि आप पूर्णतः, मैं पहले ही बताया, फिर ये बता रहा हूँ कि इस दोनों यूनिट में, या एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी, पर्यावरणीय समाजशास्त्र, जो भी जो ये ब्लॉक है, उसमें मेन रूप से आप समझने का प्रयास करें। उसमें क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है? उसमें ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है किस प्रकार से पर्यावरण का मानव समाज पे और मानव समाज पे पर्यावरण का प्रभाव पड़ रहा है। इन्हीं प्रभावों का अध्ययन इसमें किया जाता है। विभिन्न कालखंडों में कौन-कौन से नए इसमें विषय, कौन-कौन से नए समस्याएं इसमें उत्पन्न हो रही हैं, यही इसका एक अध्ययन है। और अगर देखा जाए तो सामाजिक पारिस्थितिकी विषय कब शुरू हुआ था, तो इसकी शुरुआत के बारे में कहा जाए तो वैसे तो मरे मरे मारे बुकनिन थे एक, उन्होंने 20वीं शताब्दी का एक मतलब उन्हें एक उत्कृष्ट सामाजिक पारिस्थितिकी विज्ञानी माना जाता है। 20वीं शताब्दी में मरे बुकनिन को, जिनका प्रभाव 21वीं शताब्दी में भी बना हुआ है। फिर भी सामाजिक और पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से सामाजिक पारिस्थितिकी का इतिहास 19वीं शताब्दी के रूसी अराजकतावादी पीए क्रोपोटिन के पारिस्थितिकी संवाद से जुड़ा। कई लोगों ने पहले प्रयास किया, 19वीं शताब्दी में लोगों ने प्रयास किया, कई तरीके के प्रयास होते रहे। और कहा जाए तो ऐसी एक और समाज एक ऐसी और अ, पर्यावरणीय समाजशास्त्री थे, जिनका नाम था जैक्स एलिसी टेक्लेस, जो 1830 में जिनका जन्म हुआ था, 1905 में इनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने में वो एक फ्रांसीसी विचारक थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने भी इसी तरह की बात करी, और जिनकी सामाजिक भूगोल के क्षेत्र में की गई एक एक उन्होंने स्टडी करी, एक शोध किया। सामाजिक परिस्थिति की नींव रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनका जो शोध था सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी, जो उनका एक टेक्लेस का जो सोशल ज्योग्राफी जो एक रिसर्च था, उसने काफ़ी हद तक सामाजिक पारिस्थितिकी की नींव रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसमें उन्होंने मानव समाज और प्रकृति के बीच अंतर संबंधों के इतिहास का अध्ययन किया। उनकी सामाजिक भूगोल से जुड़ी शोध आज भी लोगों के केंद्र में रहकर कार्य अध्ययन उसके उसके द्वारा कई सरकारें, कई राजनीतिक तंत्र उसका लाभ उठाते हैं, और उन्होंने किस प्रकार से अध्ययन किया उसको बेस मानते हैं, एक ये बेस माना ही जाता है। और जो देखिए, जो इम्पोर्टेंट नाम है उनके बारे में ही बात करूंगा। एक है पैट्रिक गैडेस। पैट्रिक गैडेस एक बहुत बड़ा नाम है, इसको आप अक्सर पढ़ते रहेंगे, समाजशास्त्र में इनका काफी दखल है। पैट्रिक गैडेस, जिनका जन्म 1854 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1932 में हुई थी, स्कॉटलैंड के एक बॉटनी के प्रोफेसर थे, एक बॉटनी के ही जानकार थे, बॉटनिस्ट थे। और इसी के साथ साथ वो एक समाजशास्त्री भी थे, समाज के भी चिंतक थे। इसी के साथ साथ वो ज्योग्राफी के भी बारे में पढ़ा, और सबसे बड़ा मुद्दा, वो एक टाउन प्लानर थे, एक शहरी नियोजक थे। यानी कि पैट्रिक गेडेस का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिए। पैट्रिक गेडेस अक्सर ही समाजशास्त्र, जब इकोलॉजिकल सोशियोलॉजी की बात होगी, उसमें ये मिलेंगे। ये स्कॉटलैंड के एक बॉटनिस्ट, बॉटनी जानते थे, ये समाजशास्त्री थे, ये ज्योग्राफी थे, भूगोलवेत्ता थे, और ये एक टाउन प्लानर थे, शहरी नियोजक थे। वे व्यक्तिगत एवं सामाजिक कल्याण के लिए लोगों और उनके पारिस्थितिकी वातावरण के बीच संबंधों की केंद्रीकृत व्यवस्था में विश्वास रखते थे। बायोस्फी में विश्वास रखते हुए गिडिस ने यूटोपिया के आदर्श को प्रस्तुत करने की कोशिश करी, जो कि विकेंद्रीकृत समुदाय होंगे, जो पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक परिवेश में स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जिएंगे। जो और भी कई टर्म इन्होंने दिए, उस पे आप ध्यान दीजिएगा, जिसे एक सोशियोग्राफी, समाजशास्त्री और भौगोलिक अध्ययन का एकजुट सार संज्ञा दी गई। गैडेस ने इसी परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय विशिष्टताओं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं से आए लोगों, यानी कि सामुदायिक की किस प्रकार से सामुदायिक योजना
को प्राकृतिक रूप से बनना चाहिए, उस पे इन्होंने अपना ध्यान दिया। और इन्हीं से प्रभावित एक अमेरिकी इतिहासकार भी कह सकते हैं, सामाजिक सिद्धांतवादी भी कह सकते हैं और टाउन प्लानर भी कह सकते हैं, लुई ममफोर्ड। लुई ममफोर्ड का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, ये इकोलॉजिकल सोशियोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है। इयोपोलिस और इस तरीके से उन्होंने मेट्रोपोलिस, नेक्रोपोलिस, इन्होंने ये वर्णन दिया। मैं एक लाइन में आपको थोड़ा समझा दूं। लुई ममफोर्ड जो 1895 में जन्म हुआ था, 1992 में उनकी मृत्यु हुई। ये भी एक बड़े ही फेमस और प्रभावशाली सामाजिक पारिस्थितिकी विज्ञानी माने जाते हैं। और ममफोर्ड द्वारा अगर देखा जाए तो भाई जो उन्होंने वर्णन किया, सामाजिक पारिस्थितिकी दृष्टिकोण का आधार वास्तविकता का एक प्राकृतिक न्यायपन है। मानव समाज का विकास जैविक विकास है, जो सतत और क्रियाशील है, उद्भव और विकास की लंबी वैश्विक प्रक्रिया की निरंतरता के रूप में, जो कि एक पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण है और प्राकृतिक समुदाय की अवधारणा पर आधारित है। पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए समाज को, समाज के मिश्रण को समाज और प्रकृति के पर्यावरण के मिश्रण के रूप में देखना चाहिए। हालांकि इनसे पहले की पीढ़ी के सिद्धांतवादी भाई एक रैकल्यूस थे, उन्होंने ममफोर्ड की तरह मानव इतिहास में विरोधात्मक आंदोलन को देखते हैं, लेकिन इसका कोई बहुत महत्व नहीं, आप अपनी इसमें पढ़ लीजिएगा। फिर भी ममफोर्ड ने मतलब ऐतिहासिक काफी ममफोर्ड का काफी अपना योगदान है, इसको आप देख लीजिएगा। और अगर बात करी जाए द्वंद्वात्मक विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित कर, द्वंद्वात्मक विश्लेषण क्या होता है? जैसे बताया, द्वंद्व का मतलब वाद, प्रतिवाद, संवाद, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है, इसे द्वंद्वात्मक विश्लेषण कहते हैं। इस पे भी मरे बुकनिन का काफी अपना ध्यान केंद्रित किया, एक अमेरिकी साम्यवादी सामाजिक परिस्थिति और अराजकतावादी, उदारवादी, समाजवादी रेकुलस, गिडेस और ममफोर्ड द्वारा विकसित सामाजिक परिस्थिति सिद्धांतों को आगे लेके और भी लोगों ने पैट्रिक गैडेस और लुई ममफोर्ड के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। और इसके बाद भाई अगले कुछ हिस्सों में हम विविध चरणों पर सामाजिक पारिस्थितिकी के बिंदुओं पर विचार करेंगे। और बात करी जाए अगर जैसे कि सामाजिक पारिस्थितिकी एक अतिवादी दृष्टिकोण, अतिवादी दृष्टिकोण यानी कि परिवर्तन की ओर जो उन्मुख होता है। पर्यावरणविदों की मांगे अतिवादी होती हैं, जो पर्यावरणविद होते हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट, जो एनवायरमेंटल ध्यान देते, उनकी मांगे अतिविष्ट होती है, एक्सट्रीमिस्ट, उन्हें तुरंत चाहिए। ऐसे दावों को मानने की बजाय मैं कहूंगा कि बल्कि ऐसे समाज में जो प्राकृतिक स्रोतों का असीमित शोषण कर रहा है, उसके लिए ये मांगे बिल्कुल भी सख्त नहीं है। ऐसे समाज के सामने जो इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ग्रह को प्रदूषित कर रहा है, उसके लिए तो ये मांगे और सुझाव बिल्कुल भी सख्त नहीं है। इन तथ्यों से इतर आते हैं हम लोग और आगे चलते हैं। 1950 के दशक और 60 के दशक में शुरू होने वाली सामाजिक अराजकता की परंपरा को पुनः जागृत करने में और अतिवादी पारिस्थितिकीय विचारों और कार्रवाई को बढ़ाने में एक मरे बुकनेन की पुस्तक थी, वो आगे रही है। पूंजीवाद के अस्तित्व से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचना आर्थिक विकास सामाजिक प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मार्क्सवादियों ने भी स्वीकार किया है। कहीं ना कहीं प्रदूषण, शहरी जनसंख्या विस्फोट, रासायनिक खेती और ऐसी ही कई संबंधित समस्याओं से जुड़े पारिस्थितिकी संकटों को जन्म दिया है। बुकनिन की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बुकनिन की बुक कह लीजिए, उसकी बुक को जरूर आप पढ़िएगा, इसमें रेफरेंस में रहेगा, इसमें आप जरूर। बुकचिन के अनुसार पारिस्थितिकीय मुद्दों को सामाजिक संगठन की प्रणाली में निहित सामाजिक मुद्दों के साथ ही देखा जाना चाहिए, इससे अलग नहीं देखा जाना चाहिए। और अगर देखा जाए तो सामाजिक विकास और इस आधार पर इसका मतलब यह है कि बुकचिन जो कि एक अत्यधिक आशावादी विचार रखते हैं, यानी कि उन्हें ये विश्वास था कि वो पर्यावरण को संरक्षित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे और ऐसा होगा। उन्होंने प्राकृतिक और सामाजिक विकास के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध पाया, एक पारस्परिक संबंध पाया, जिसके आधार पर विकास की संभावनाओं को देखा गया। यही निर्बाध क्षमता लिबर्टियन म्यूनिसिपलिज्म है, उसके बारे में कहा गया। और इस पुस्तक में एक पुस्तक थी द नेक्स्ट रेवोल्यूशन। बुकचिन ऐसे लिबर्टियन म्यूनिसिपलिज्म की कल्पना करते हैं जो सामाजिक पारिस्थितिकी की राजनीति का पालन करती है, जो कि एक क्रांतिकारी प्रयास है जिसमें सार्वजनिक सभाओं को संस्थागत रूप से स्वतंत्रता दी जाती है, जो बाद में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए निकाय बन जाते हैं। समुदायों और राज्यों के बीच अंतर्निहित संघर्षों को देखते हुए
बुक चिन्हने, नागरिकता के पुनर्वितरण और एक कन्फेडरेशन के निर्माण के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के पुनर्स्थापन की मांग करी। सामाजिक पारिस्थितिकी को अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जल्दी से इसको भी हम देख लेते हैं। पर्यावरण सामाजिक पारिस्थितिकी भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण पारिस्थितिकी अस्तित्व की समस्या, किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान अनुसंधान की दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों ने भी इस क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। भारत में भी बाकी जगहों की तरह पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधानात्मक अध्ययनों में तभी वृद्धि हुई जैसे-जैसे पर्यावरणीय आंदोलनों को अधिक से अधिक समर्थन मिलता गया। भारत में पर्यावरणवाद में अब तक 2 चरण देखिए इसे समझिए। भारत में पर्यावरणवाद में अब तक 2 चरण आ चुके हैं। पहला चरण अंतर युद्ध वर्षों आया, जब इस क्षेत्र में अग्रणी जो भी लेखक थे, लेखों ने बुला दिए गए कुछ अहम मुद्दों पर अध्ययन की एक संपूर्ण श्रृंखला, यानी जो मुद्दे बुला दिए गए थे उनके बारे में लिखा, जो पहले भारतीय समाज के पारिस्थितिकी बुनियादी ढांचे के आधार हुआ करते थे। राधा कमल मुखर्जी ही ऐसे ही एक अग्रणी लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है राधा कमल मुखर्जी, इसका ध्यान रखिएगा। राधा कमल मुखर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। और दूसरा चरण 1970 के दशक के आरंभ में उभरा, जो कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है। नई नई स्वतंत्रता पाने वाले विकासशील या तृतीय विश्व के देशों की विकसित देशों की दुनिया संग विकास की होड़ के कारण औद्योगिकरण में तेजी आई। यानी कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे, जैसे इंडिया थी पहले डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, फिर डेवलपिंग कंट्री, तो अमेरिका से, चाइना से कंपटीशन करने के चक्कर में उद्योग धंधों को अधिक विकसित किया। उद्योग धंधे जब अधिक विकसित हुए तो मानी बात है उन्होंने समाज में समस्याएं उत्पन्न करना भी शुरू किया। हालांकि बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी विनाश के चलते उभरे लोकप्रिय सामाजिक आंदोलनों ने पर्यावरण के बारे में बौद्धिक चिंताओं के साथ साथ सामाजिक सहयोग को उजागर किया, जिससे पर्यावरण सजग और पारिस्थितिकीय मुद्दों से संबंधित एक नया सामाजिक विज्ञान अस्तित्व में आया। और मुखर्जी के अगर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार प्रकृति पर मानवीय वर्चस्व मात्र मानवीय इच्छाओं और आवश्यकताओं के कारण ही स्थापित नहीं होता, बल्कि प्रकृति और मानव के बीच परस्पर लेन-देन के कारण होता है। इसलिए ये एक तरफ़ा शोषण नहीं है। प्रकृति भी मनुष्य का शोषण करती है। ऐसा नहीं मनुष्य प्रकृति का शोषण करे, प्रकृति भी मनुष्य का शोषण करती है। बाढ़ आ गई, मनुष्य का नुकसान हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, भूकंप आ गया। तो ये दोनों का परस्पर आपस में एक दूसरे को प्रभावित करने का तरीका है, और इस क्षेत्र को व्याख्यात करते हुए व्याख्या भी उन्होंने इसकी करी है। आर के मुखर्जी के अपने ब्लॉग में देख लीजिएगा। आर के मुखर्जी को, राधा कमल मुखर्जी को, ये काफी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। भारत में सामाजिक पारिस्थितिकी से जुड़ी समस्याएं क्या हैं, वो सब आपको भी पता है। औद्योगिकरण के कारण जो भी चीज उद्योग धंधे बने, इसको ऐसे समझिए, एक उद्योग धंधे बने, एक फैक्ट्री डालेगी। फैक्ट्री डालने के बाद क्या हुआ, फैक्ट्री डालने के बाद उसमें जो भी निर्माण किया जाता है उसमें पानी, बिजली की आवश्यकता होती है। तो उस बिजली तो पानी जो उससे रिसेगा, गंदा पानी रिसेगा, वो नदियों नालों में जाएगा। जो नदियों में जाएगा, नदी की गंदा करेगा। मनुष्य अगर नदियों के पानी को साफ करके पीना चाहे तो पी नहीं सकता। इसी की तरह उससे वायु प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो काफी समस्याएं समाज में स्थापित हो चुकी हैं, जो कि मैंने जैसे कि पहले भी आपको एक उदाहरण दिया था, चिपको आंदोलन। ऐसे ही अन्य लोकप्रिय आंदोलन भी हुए, जैसे भाई चिपको आंदोलन की बात करी, उसी तरीके से नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात की। ये विभिन्न प्रकार के आंदोलन है, जिनको समझेंगे आप, आपकी आपकी आपके बुकलेट में दिया गया है, इन्हें समझिएगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी, यानी कि जो पर्यावरणीय समाजशास्त्र है, उसके ब्लॉक 1 की यूनिट 3 और ब्लॉक 2 की यूनिट 4 समझाई। यहाँ पर पर्यावरण का मानव समाज पर और मानव समाज का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में मैंने आपको सारगर्भित रूप से समझाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। और बुकलेट को एक बार ध्यान देंगे और इसको इसको सुनेंगे तो ये निश्चित है कि आप लोगों के मन मस्तिष्क में इस विषय के प्रति, इस जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इसके प्रति एक जागरूकता बनेगी। आप इन तथ्यों को समझ पाएंगे, इन्हें वर्णित कर पाएंगे, जहां कहीं भी आवश्यकता होगी अपना उत्तर इसके अनुसार लिख पाएंगे। बिल्कुल, बस यही याद रखिए, पर्यावरण का समाज पर प्रभाव और समाज का पर्यावरण प्रभाव, दोनों एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से पर्यावरण के बारे में संरक्षण की बात होती है, किस प्रकार से पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकते हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिसमें भारत के बारे में भी और विश्व के बारे में भी हमने आपसे इसके बारे में डिस्कस किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। और फिर इसके बाद किसी अन्य मुद्दे पर हम लोग
पुनः बैठेंगे और अपने को एक-दूसरे को फिर ज्ञान का वर्धन करेंगे और मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। बस बुकलेट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बुकलेट में ये यूनिट ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इससे आप लोगों के लिए कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि पूर्णतः आप लोगों के मन मस्तिष्क में ये कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।